शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में जो जो नए टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनकी श्रृंखला में हम इससे पहले 2 थ्योरी पढ़ चुके हैं। थ्योरी ऑफ माइंडसेट कैरोल डवेक वाली और बर्नार्ड विनर की एट्रीब्यूशन थ्योरी, ठीक है। और इसी श्रृंखला में इसी क्रम में हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये है लॉरेंस कोलबर्ग का जेंडर स्थिरता सिद्धांत या लॉरेंस कोलबर्ग जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी, ठीक है। देखिए, ये जेंडर के संबंध में एक इसके बाद में कुछ सिद्धांत आएंगे। सेंड्रा बैम की जेंडर स्कीमा थ्योरी आएगी और फिर उस पर उसी थ्योरी पर एक मार्टिन और हेल्वर्सन की जेंडर स्कीमा थ्योरी रहेगी। उन दोनों सिद्धांतों के लिए, उन दोनों थ्योरीज़ के लिए ये जो सिद्धांत है, ये थ्योरी है जो बेस का काम करती है। लॉरेंस कोलबर्ग ने ये सिद्धांत 1966 में दिया है। ये वही लॉरेंस कोलबर्ग हैं जो नैतिकता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग दे चुके हैं। इनका देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग का क्या मानना था कि पहले संज्ञान का विकास होता है, उसके बाद व्यवहार का विकास होता है, उसके बाद हम उस संज्ञान के अनुसार ही हम व्यवहार करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई लड़कों की तरह व्यवहार करना तब शुरू करता है जब उसके अंदर ये समझ विकसित हो जाती है कि वह एक लड़का है, या कोई लड़की लड़कियों की तरह व्यवहार करना तब प्रारंभ करती है जब उसके अंदर ये समझ विकसित हो जाती है कि वह एक लड़की है, ठीक है। तो इस थ्योरी में, जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी में, ये देखिए पियाजे का जो कॉग्निटिव थ्योरी है उससे काफ़ी प्रभावित है ये थ्योरी, है ना। उस पियाजे की थ्योरी में जो थर्ड स्टेज होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या उसे बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसी के समकक्ष ये इसमें एक अवस्था बताई गई है जिसे जेंडर स्थिरता या जेंडर कॉन्स्टेंसी बोला जाता है। पहली अवस्था यहाँ पर जेंडर पहचान अवस्था रहती है। जेंडर आइडेंटिटी स्टेज, इसको ये पहली स्टेज है। यहाँ बच्चा 2 से 3 वर्ष की आयु में ये पहचान करना सीखता है कि उसका जेंडर क्या है, या अपने समूह की पहचान करना सीखता है, ठीक है। अगली स्टेज में उसके जेंडर की स्टेबिलिटी आती है, उसे पता चलता है। देखिए, पहली स्टेज में उसे मालूम है कि मेरा जेंडर क्या है, कि मतलब पुरुषगत उसे व्यवहार करना है या महिलाओं जैसा व्यवहार करना है, तो इस बात को वो पहचान जाता है पहली अवस्था में ही। लेकिन अभी वो उसे ये नहीं पता कि उसका ये जेंडर जो है वो स्थिर है, कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। इस अवस्था में, सेकंड अवस्था में, वह समझने लगता है कि जेंडर स्टेबल है, बदलता नहीं है। लेकिन फिर भी इस अवस्था में अभी बहुत ज़्यादा उसके अंदर दृढ़ता नहीं रहती है। एक्सटर्नल अपीयरेंस से, बाहरी जो रूप होता है, जैसे यदि कोई लड़का लड़कियों जैसे कपड़े पहने या कोई लड़की लड़कों जैसे कपड़े पहन ले, तो उससे वो कन्फ्यूज हो सकता है। कोई लड़की गन से खेलने लग जाए, गन से, तो वो समझ सकता है कि ये लड़का है, या कोई लड़का डॉल से खेले तो हो सकता है वो समझे कि ये लड़की है। तो इस प्रकार से यहाँ जेंडर स्थिरता में उसे ये समझ में तो आता है कि मेरा जो जेंडर है ये स्थिर है, लेकिन फिर भी वो एक्सटर्नल अपीयरेंस के से कंफ्यूज हो सकता है। बाहरी जो दिखते हैं, जिस प्रकार से एक बाहरी रूप है, उसके कारण वो कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। जेंडर स्थिरता ये तीसरी अवस्था है और अंतिम अवस्था है इस थ्योरी की। और ये इस अवस्था में बच्चा बहुत मजबूती से ये जानने लगता है कि जीवन भर, लाइफ टाइम, उसका जेंडर बदलने वाला नहीं है। बाहरी रूप से, एक्सटर्नल अपीयरेंस से वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा। इस अवस्था को हम जेंडर स्थिरता या जेंडर कॉन्स्टेंसी बोलते हैं। इसीलिए देखिए इसका नाम था कोलबर्ग जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखिए, यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, पहली जो अवस्था है, यहाँ बच्चा पहचानता है कि वह लड़का है या लड़की है, और दूसरों को लेबल करने की क्षमता रखता है। दूसरों के बारे में भी बता सकता है कि जो उसके सामने जो भी है वो लड़के हैं या लड़की है। तो लेकिन यहाँ पर वो लड़का या लड़की होने का क्या अर्थ है, इसकी बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है, सीमित समझ होती है, और बच्चा नहीं समझता कि जेंडर स्थिर है। ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि इस अवस्था में बच्चा नहीं समझता कि जेंडर स्थिर है। सेकंड स्टेज में उसके अंदर ये नई समझ विकसित होती है कि जेंडर जो है वो स्थिर होता है ना। तो बच्चे पहचानते हैं कि जेंडर स्थिर है, लेकिन हाँ, वो पहचानते हैं कि जेंडर स्थिर होता है, बदलता नहीं है। लेकिन क्या होता है, जो बाहरी रूप है
वेशभूषा है उससे भ्रमित हो सकते हैं। जैसे यदि कोई लड़की अपने बाल कटवा ले तो बच्चे समझते हैं कि वह अब लड़का बन गई है ना। तीसरी अवस्था आती है जेंडर स्थिरता, जेंडर कॉन्स्टेंसी। 7 से 12 वर्ष की आयु में बालक इस अवस्था में पहुंचते हैं, बच्चे इस अवस्था में पहुंचते हैं। इस समय बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं कि जेंडर स्थिर है, ये बदलता नहीं है, और जो सतही, ये गलत लिखा हुआ है, जो सतही परिवर्तन होते हैं, एक्सटर्नल जो चेंजेस हैं उनसे भ्रमित नहीं होते। जैसे यदि कोई लड़की पैंट शर्ट पहन ले तब भी उसका जेंडर नहीं बदलता है, वो स्थिर रहता है, इस बात को वो समझते हैं अच्छे से, है ना। यानी जेंडर के जो बाहरी रूप में जो परिवर्तन है उससे वो भ्रमित नहीं होंगे इस अवस्था में, ठीक है। अब देखिए, ये तो था आपका जेंडर स्कीमा सिद्धांत, जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी, जेंडर स्थिरता सिद्धांत। अब इसके बाद एक सेंड्रा बैम हैं जिन्होंने एक बैम सेक्स रोल इन्वेंट्री BSRI डेवलप की है 1974 में। इसके बाद यही आगे जाके एक जेंडर स्कीमा सिद्धांत भी देंगी, पर उससे पहले इन्होंने ये इन्वेंट्री डेवलप की थी। तो इस इन्वेंट्री में ये इन्वेंट्री किस लिए डेवलप की गई थी कि इसमें इसे ये पता करने के लिए कि आपके जेंडर का प्रकार क्या है। इस इन्वेंट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है जो आजकल ये पेपर में, ये MPTET जो 2019 में हुआ है उसमें आ चुका है ना। उभयलिंगी एंड्रोगाइनस व्यक्ति क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों के गुण पाए जाते हैं वो एंड्रोगाइनस या उभयलिंगी व्यक्ति कहा जाता है। उसे आमतौर पर जो पारंपरिक लिंग रूढ़ियाँ हैं उनके विपरीत काम करने में कोई इन्हें दिक्कत नहीं होती। यानी ये स्त्रियों जैसी भूमिकाएं निभाने में और पुरुषों जैसी भूमिका निभाने में कोई शर्म महसूस नहीं करते, है ना। ये उभयलिंगी व्यक्ति होते हैं, दोनों प्रकार के गुण इनमें पाए जाते हैं। एक होता है लिंग प्रकारित व्यक्ति, सेक्स टाइप इंडिविजुअल। वो या तो मस्कुलाइन होगा यानी पुरुष जैसे बिहेव करेगा, या फिर वो स्त्री जैसे बिहेव करेगा, तो उसको बोलते हैं लिंग प्रकारित या सेक्स टाइप इंडिविजुअल, ठीक है। एक होता है अनडिफरेंशिएटेड टाइप का, जो पता ही नहीं है, ना तो पुरुषों जैसे ही प्रॉपर उसके अंदर गुण हैं, ना ही स्त्रियों जैसे हैं। तो इसको बोलते हैं अविभेदित प्रकार का, अनडिफरेंशिएटेड टाइप का, ठीक है। जो आपके लिंग प्रकारित व्यक्ति होते हैं, सेक्स टाइप इंडिविजुअल होते हैं, ये लैंगिक रूढ़िवादियों का पक्ष लेते हैं। लैंगिक रूढ़ियों का, यानी जो अपने लिंग के अनुसार जो उचित व्यवहार होना चाहिए वे उस व्यवहार को ही करना पसंद करते हैं। जब गैर रूढ़िगत व्यवहार करने की बारी आती है, जब गैर रूढ़िवादी गतिविधि होती है, तो उसका प्रदर्शन करने में ये असहज महसूस कर। गैर रूढ़िगत माने देखिए, महिलाओं के लिए जो हमेशा से ही परंपरागत रूप से ठीक व्यवहार माना जाता है, वो व्यवहार रूढ़िवादी व्यवहार होगा। अगर कोई महिला पढ़ने जाए या बॉर्डर पर सैनिक बने, इस तरह की जो गतिविधि होगी वो गैर रूढ़िवादी कहलाएगी। पुरुषों के लिए जैसे आप कहते हैं ना कई बार कि क्यों तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो पुरुषों के लिए रोना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो वो अगर कोई पुरुष रोए, या फिर जैसे घरों में जो कमाने खाने का जो हमारा शुरुआत से आदिकाल से चला रहा है कि जो पुरुष है वो बाहर जाके कमाएगा, महिला घर में खाना बनाएगी, अगर इसका रिवर्स किया जाए तो दोनों ही इस व्यवहार को पसंद नहीं करते। पुरुष घर रहकर बच्चों को संभालना पसंद नहीं करता, है ना। तो इसको बोलते हैं रूढ़िवादी गतिविधि। तो जो लिंग प्रकारित व्यक्ति होते हैं, यानी या तो उसके अंदर स्त्रीगत गुण होगा या उसके अंदर पुरुषगत गुण होगा, तो वे अपने परंपरागत जो रूढ़िवादी गतिविधि है उनको करने में ही सहज महसूस करते हैं। इन गैर रूढ़िवादी जो गतिविधियाँ उनको करने में ये असहज महसूस करते हैं, ठीक है। अब ये 4 प्रकार हो गए, ठीक है ना। या तो वो पुरुषगत होगा या महिलागत होगा या ये अनडिफरेंशिएटेड है, और सबसे पहले आया था हमारा उभयलिंगी। इन चारों प्रकारों में देखिए, सबसे पहले आया था ये उभयलिंगी। इन चारों प्रकारों में सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो उभयलिंगी माना जाता है। यही हमारे ग्रेड 2 में MP के जो TET हुआ था मिडिल स्कूल के लिए, उसमें आया हुआ था, ठीक है। तो ये जो उभयलिंगी किसे माना जाता है, एक ही व्यक्ति के भीतर मर्दाना और स्त्रीगत दोनों तरह के गुणों का सह अस्तित्व होता है, उसे हम उभयलिंगी बोलते हैं।
उदाहरण के लिए जैसे कोई पुरुष है, वो कोमल भी है और साहसी भी। अब साहस पुरुषों वाला गुण है और कोमलता महिलाओं वाला गुण है, तो एक पुरुष के अंदर ये पुरुष वाला गुण भी हो गया और उस पुरुष के अंदर एक महिला वाला गुण भी हो गया। या फिर हम कहें कि कोई महिला है, स्त्री है, वो बहादुर भी हो और वो कोमल भी हो। अब ये बहादुर वाला जो गुण है वो ट्रेडिशनली जो परंपरागत रूप से पुरुषों का गुण माना जाता है, और ये जो है वो परंपरागत रूप से महिलाओं का गुण माना जाता है। तो दोनों में ही देखिए उभयलिंगी दोनों ही हो सकते हैं, जो नॉर्मल जो हमारे महिला हैं वो भी और जो पुरुष हैं वो भी, है ना। अगर किसी पुरुष के अंदर महिलागत गुण हो या किसी महिला के अंदर पुरुषगत गुण हो तो ये उभयलिंगी के अंदर माने जाएंगे, है ना। तो दोनों विशेषताओं वाले जो महिला या पुरुष होते हैं वो उभयलिंगी की श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर सकारात्मक माना जाता है, यानी उभयलिंगी व्यक्तित्व तो अच्छा माना जाता है ना। ये व्यक्ति को अधिक उपयुक्त व्यवहार का चयन करने का अनुमति मिलती है उसे। वो जैसा परिस्थितियों के अनुसार जो व्यवहार ठीक है उस व्यवहार का वो चयन कर सकता है, ठीक है ना। अब सेंड्रा बैम ने, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है उभयलिंगी की, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में कि किसने दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट सेंड्रा बैम ने दिया है 1975 में, ठीक है। और उन्होंने इसको पॉजिटिव माना है, वांछनीय माना है, ज़रूरी, अच्छा माना है, होना चाहिए। जिसके अंदर ये होगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एडजस्ट होता है परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है। फिर एक तीसरी कॉन्सेप्ट हमें समझनी है, जेंडर डिस्फोरिया या जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, GID क्या होता है। देखिए ये क्या होता है कि शरीर की रचना और जेंडर की जो पहचान है उन दोनों में एक बेमेल संबंध हो, उस स्थिति को बोलते हैं, यानी फीलिंग ए मिसमैच बिटवीन एनाटॉमी एंड जेंडर। यानी व्यक्ति बायोलॉजिकली जन्म से उसकी शरीर रचना के आधार पर हो सकता है वो महिला हो लेकिन वो पुरुष जैसा व्यवहार करता हो, या उसे वो अपने आप को पुरुष समझता हो, या कोई पुरुष है जो अपने आप को महिला जैसा समझता है, ठीक है। तो ये जो स्थिति, यानी शरीर रचना के हिसाब से तो वे जो भी है, लेकिन उनका जो अपने आप की जो पहचान करते हैं वो दूसरे जेंडर में करते हैं, जैसा शरीर के हिसाब से होना चाहिए उसके विपरीत जेंडर में करते हैं। इस स्थिति को हम बोलते हैं, और वो उसको बदलना भी चाहते हैं, यानी उनकी शरीर रचना जो भी है लेकिन जिस रूप में वे अपने आप को समझते हैं मानसिक रूप से, वो उसी में जाना चाहते हैं। तो इसको बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया या जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ठीक है। अभी देखिए आज हमने ये पढ़ा है, नेक्स्ट हम एक ऐसा नया टॉपिक लेके आएंगे जो पेपरों में नए आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, और जो ट्रेडिशनल जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।